गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 15 स्टार्ट किया था विच इज एयर अराउंड। इसके बारे में अपन ने कल थोड़ा बहुत टॉपिक्स देख लिए थे। आज अपन अपना न्यू टॉपिक देखेंगे। कल अपन ने ये भी देखा था कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड देखा था, नाइट्रोजन भी देखा था। आज अपन बात करते हैं डस्ट एंड स्मोक की। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसिंग स्मोक, यानी कि जब अपन किसी चीज को जलाते हैं या फिर फ्यूल को जलाते हैं तब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्मोक, यानी कि धुआं। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल इज ऑफ्टन हार्मफुल, यानी कि जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उसमें गैसेस होती है और क्या होता है? हल्के हल्के से डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं और जो क्या होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। दैट इज व्हाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। इसीलिए आपने बड़ी बड़ी चिमनीज देखी होगी फैक्ट्रीज में। These take the harmful smoke and gases away from your nose but bring it closer to the birds flying up. वो चिमनीज आपके आसपास से थोड़ी सी बड़ी होती है ताकि वो आप तक गैस नहीं पहुंचे, लेकिन वो गैस कहाँ तक पहुंच जाती है? जो स्काई में बर्ड्स वगैरह उड़ती है उनके पास। इसलिए डस्ट जो भी स्मोक है हार्मफुल है बर्ड्स के लिए भी। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। फिर है एक्टिविटी 4। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल और होम। Close all the doors, windows with curtain pull down to make the room dark। यानी कि एक ऐसा रूम लेना है जो कि, लेकिन मतलब पहले वेदर देखो कि वेदर सनी यानी कि रोशनी वाला है, और वैसा रूम लेना है या ताकि उसको आप डार्क रूम बना सको ना। ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। अब देखो जैसे इस खड्डे में जब सन की रोशनी रूम में आ रही है वैसे आपको भी या तो विंडो ओपन कर लो हल्की सी या फिर डोर ओपन कर लो ताकि जो सन की रोशनी है डायरेक्ट रूम के अंदर in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit। यानी कि एक छोटी सी जगह से ही सन की रोशनी उस रूम में आनी चाहिए। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट, यानी कि जो बीम आ रही है, जो रोशनी आ रही है सनलाइट से, उसको आप अच्छे से देखो। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट। जब उस रोशनी को देखोगे ना तब एकदम छोटे छोटे से ना पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखेंगे, यानी कि ऐसा लगेगा कि ना उस एयर में कचरा उड़ रहा है। ये तो आपने नॉर्मल घर पे भी देखा होगा। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज विद डस्ट पार्टिकल एंड अपीयर टू डांस मेनली अराउंड। जब सर्दियों का मौसम होता है तब ये इस तरीके से सूरज की रोशनी हर जगह से जब आती है तब अपन उसमें देखेंगे, उसमें अपन को देखने को भी मिल जाता है कि हल्के हल्के से उड़ते हुए क्या लगता है अपन को? डस्ट के पार्टिकल। This show that air also contain dust particle। इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? डस्ट पार्टिकल। The presence of dust particle in air vary from time to time and from place to place। यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग डस्ट के पार्टिकल होते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग डस्ट के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। फिर आया वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स। जब अपन नोज से सांस लेते हैं तो ब्रीथ अंदर लेते हैं। Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particle from getting into the respiratory system। अपने नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं या फिर जो म्यूकस होता है गीला सा सब्सटेंस, वो क्या करता है? वो जो भी कचरा अपन जब सांस लेते हैं अपने नोज के अंदर जाता है तो उसको बॉडी के अंदर जाने से वो चीजें रोकती है। कौन रोकता है? जो हेयर है अपने नोज के अंदर और जो म्यूकस है। फिर डू यू रिकॉल being scolded by your parents when you breathe through your mouth। क्या कभी ऐसा हुआ है जब आप मुंह से सांस लेते हो तो आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा है? इफ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी। अगर आप ऐसा करोगे तो अपनी बॉडी में जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो अपनी बॉडी में चले जाएंगे। वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। इससे क्या पता चलता है कि एयर के अंदर क्या होता है? गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल।
The gases in air are mainly nitrogen, oxygen and small amount. यानी कि गैसेस अगर अपन जो भी एटमोसफेयर में जब गैसेस की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़े से अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है. एंड मैनी अदर गैसेस, however there may be some variation in the composition of air from place to place. और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हम अलग अलग गैसेस का अमाउंट चेंज हो जाता है. जैसे कि देखो एटमोसफेयर में सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन, और फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस. देखो ये वाला पार्ट कितना है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, और जो बाकी की अदर गैसेस बच जाती है वो सारी है. वी सी दैट एयर कंटेन मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि अपन अभी यहाँ पे क्या देखा कि एयर के अंदर क्या होती है ज्यादा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. इन फैक्ट these two gases together make up 99% of the air. यानी कि दोनों मिलके क्या बनाती है, 99% बनाती है एयर का. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide, few other gases and water vapor. बाकी की 1% में क्या रहती है, तीनों चीजें. ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. How does oxygen become available to animal and plant लिविंग इन वाटर एंड सॉइल. यानी कि वो एनिमल्स या फिर वो प्लांट्स जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं या फिर वाटर के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है. तो उसको अपन एक एक्टिविटी के साथ समझते हैं. एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर. तो ग्लास में ले लो या फिर कोई भी कंटेनर में. हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, और उसको धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करो. वेल बिफोर द वाटर begins to boil, look carefully at the inner surface of the container. Do you see tiny bubbles on the inside? These bubbles come from air dissolved in water. जब भी आप पानी लोगे तो पानी को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो उसमें अपन को छोटे छोटे से बुलबुले दिखेंगे, और वो बबल्स क्या होते हैं, वो एयर से मिलने वाली ऑक्सीजन है जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व. व्हेन यू हीट द वाटर, और जब आप पानी को गर्म करते हो, टू बिगिन विद द एयर डिजॉल्व इट्स एसिड. जैसे ही हम पानी को गर्म करेंगे तो उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो चली जाएगी या फिर उड़ जाएगी. As you continue heating, और जैसे कि आप बार बार हीट करते जाओगे, the water itself turn into vapor and finally begins to boil. और क्या हो जाएगी, वाटर वेपर में चेंज होने लग जाएगा. We learn in chapter 8 and 9 that animal living in water use the dissolved oxygen in water. यानी कि वो एनिमल्स या फिर वो प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं वो कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व. The organism that live in soil and also need oxygen to respire, isn't it? How do they get air they need for respiration? अब अपन उनकी बात करते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं. इसको भी अपन एक्टिविटी के साथ समझते हैं. टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास. तो मिट्टी लेनी है, उसको क्या करना है, या तो बीकर में डाल दो या फिर ग्लास में. एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस. तो इसमें अपन पानी डालेंगे तो क्या होगा, डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ. अब देखो कि जैसे जैसे आप पानी डाल रहे हो तो सॉइल के अंदर बुलबुले बन रहे हैं, यानी कि बबल्स बन रहे हैं. These bubbles indicate the presence of air in the soil. और ये बबल्स क्या बताते हैं कि सॉइल के अंदर भी कौन डिजॉल्व है, एयर. When the water is poured in a lump of soil, it displays the air which is seen in form of bubbles. जैसे अपन पानी को डालते हैं सॉइल के अंदर तो क्या करते हैं, एयर को वहां से हटा देते हैं. एयर को हटाने से अपन को बबल्स दिखते हैं. The organism that live inside the soil and the plant roots respire in this air. यानी कि फिर उससे क्या पता चलता है कि जो भी एनिमल्स जो मिट्टी में रहता है, यहाँ पे प्लांट्स और प्लांट सारे सॉइल में ही ग्रो करते हैं,
वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं जो कि डिजोल्व कहाँ होती है? सॉइल के अंदर होती है। A lot of burrows and holes are found in a deep soil by the animals living in the soil. आपने देखा होगा कि जो भी एनिमल्स मिट्टी के अंदर रहते हैं वो बड़े बड़े से होल्स बना देते हैं, यानी कि अंदर जाने के लिए वो गड्ढे बना देते हैं। These burrow also make spaces available for air to move in and out of the soil. और burrow से यानी कि जो एनिमल के रहने के लिए जो जगह होती है ना, गुफा भी बोल सकते हैं, वो बना देते हैं। उससे क्या होती है? एयर के आने का भी एक तरीके से रास्ता बन जाता है। However, when it rains heavily, water fills all the spaces occupied by the air in the soil. और जब बहुत तेज घनी बारिश आती है तो ये सारे जो गड्ढे बनाते हैं एनिमल्स, इसमें क्या भर जाता है? पानी। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मिट्टी से बाहर जाते हैं सांस लेने के लिए। तो दिस बी द रीजन व्हाई अर्थवर्म कम आउट सॉइल ओनली ड्यूरिंग हेवी रेन्स। क्या यही एक रीजन है कि जो अर्थवर्म्स होती है, जो मिट्टी के अंदर रहती है, वो बारिश के वक्त बाहर आ जाते हैं ताकि उनको सांस मिले, यानी कि वो रेस्पायर कर सके। Have you ever wondered why all the oxygen of the atmosphere does not get used up to a large number of organisms are consuming in it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? अब देखो जो भी अपने अर्थ है, अर्थ में एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, वो सब बार बार जब ऑक्सीजन को लेते रहते तो ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती है क्या? यानी कि अगर अपन एक ही चीज को बार बार यूज करते रहेंगे तो खत्म होने लग जाएगी। तो ऐसा क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनी रहती है? तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, यानी कि वापस वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कैसे आती है। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस। सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी कि प्लांट्स बनाते हैं खाना किसके प्रेजेंस में? के प्रेजेंस में। और आपको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। इससे क्या होता है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बैलेंस रहता है। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ इट। Plant also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. That is why we say plant produce oxygen. प्लांट क्या करते हैं? फूड बनाते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। प्लांट ऑक्सीजन भी कंज्यूम करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन प्लांट बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, और वही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है। It is obvious that animal cannot live without plants. यानी कि ये एकदम सिंपल सी बात है कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in the plants and animals and by the photosynthesis in plant. यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से प्लांट और एनिमल में जो रेस्पिरेशन होता है वो एटमॉस्फेयर में बैलेंस्ड रहता है। दिस थ्रू द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इससे क्या शो करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन। अब अपन को ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए, अपन को समझना चाहिए एयर अर्थ पे जरूरी क्यों है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अदर यूजेस ऑफ एयर, क्या एयर के इसके अलावा और भी यूज है? हैव यू हियर अबाउट विंड मिल? क्या आपने विंड मिल के बारे में सुना है? विंड मिल जब अपन राजस्थान सॉरी जैसलमेर की साइड जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े से विंड मिल्स लगे होते हैं, पवन चक्की जिसको बोलते हैं। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट, यानी कि हवा आती है, हवा की वजह से ही जो विंड मिल क्या होता है? रोटेट होते।
The windmill is used to draw water from tubewells and to turn floor mills. यानी कि जो विंडमिल होता है उसकी वजह से क्या होता है, ट्यूबवेल में से पानी को बाहर निकाला जाता है। विंडमिल आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और विंडमिल्स और क्या काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, यानी कि वो क्या बनाती है, बिजली भी बनाती है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग या लीडर पैरासूट एंड एरोप्लेन्स, यानी कि हवा की वजह से ही जो भी याच वगैरह होते हैं उसको चला पाते हैं। जो पैरासूट्स वगैरह वाले होते हैं जो उड़ते हैं वो भी अच्छे से उड़ पाते हैं, एरोप्लेन भी अच्छे से उड़ पाती है। बर्ड, बैट एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि जितने भी ये जो जो बर्ड्स वगैरह होती है ये भी एयर की वजह से ही उड़ पाती है। Air also help in the dispersal of seed and pollen of the flower of several plant, यानी कि एयर की वजह से ही जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ते उड़ते जाते हैं और क्या करा देते हैं, प्लांट को ग्रो करा देते हैं। इसीलिए एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, यानी कि जो एयर है उसका बहुत बड़ा रोल है किसमें, वाटर साइकिल में। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो वापस पूछ सकते हो। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसको मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था, अब वापस एक बार रिविजन हो गया है तो वैसे भी इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। और ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके बावजूद आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।